हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। कल की वीडियो में आपने स्टडी किया था फ्रांस के अंदर सोसाइटी का किस तरह का डिवीजन था। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है सबसिस्टेंस क्राइसिस। इसे हिंदी में कहते हैं आजीविका संकट। क्राइसिस का मतलब होता है संकट एंड सबसिस्टेंस का मतलब होता है आजीविका। तो इसका सिंपल मीनिंग क्या होता है? इसका सिंपल मीनिंग है ऐसी कंडीशन जब लोगों की जॉब के ऊपर संकट आ जाता है तो क्या होता है, उन्हें अपनी लाइफ व्यतीत करने में काफी दिक्कतें आती हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है एंड लास्ट में हम देखेंगे कि इस तरह के संकट फ्रांस के अंदर क्यों आते थे एंड फ्रांस पर उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता था। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होगी? एन extreme situation when the basic means of living are endangered। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एन एक्सट्रीम सिचुएशन। इसका मतलब क्या होता है? एक गंभीर सिचुएशन जब इंसानों की बेसिक मीन्स ऑफ लिविंग, मतलब जो उनकी आजीविका है, जो उनकी जॉब है, क्या होता है, खतरे में पहुंच जाती है। इंडेंजर मीन्स खतरे में पहुंच जाती है। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस, यानी कि आजीविका संकट। अब देखते हैं फ्रांस में ऐसा क्यों होता था। फ्रांस में इसके संकट आने के क्या रीजन थे, उस पर हम एक नजर डालते हैं। फ्रांस के अंदर 1715 में जो पॉपुलेशन थी वो 23 मिलियन पॉपुलेशन थी। उसके बाद क्या होता है कि हम यहाँ पे एक डेट से कंपेयर और करते हैं 1789 से। 1789 वो डेट है जब फ्रांस के अंदर फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। तो देखिए क्या होता है कि 1715 में पॉपुलेशन कितनी है? 23 मिलियन। उसके बाद में 1789 तक पॉपुलेशन हो गई थी 28 मिलियन। अगर हम 1789 में से 1715 को माइनस करते हैं तो हमारा 74 ईयर का टाइम आता है। तो 74 ईयर्स के अंदर पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो गई थी, कितना हो गया था? 5 मिलियन पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई थी। कितने सालों में हो गई थी? 74 ईयर्स के अंदर हो गई थी। लेकिन पॉपुलेशन के इंक्रीज हो जाने से क्या नुकसान हो सकता है? जब पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी, जब पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा? पॉपुलेशन को हमें भोजन भी देना पड़ेगा। इट मींस पॉपुलेशन डिमांड करती है कि हमें भोजन चाहिए, तो पॉपुलेशन डिमांड करेगी किसकी? फूड की। पॉपुलेशन तो काफी तेज गति से इंक्रीज हो गई, लेकिन क्या फार्मर इतनी तेज गति से फूड के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं? आपका आंसर होगा नहीं कर सकते। पॉपुलेशन तो बहुत तेज गति से इंक्रीज हो जाती है, लेकिन फूड इंक्रीज नहीं हो सकता। तो क्या होगा? पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो चुकी है तो उनकी डिमांड भी इंक्रीज है कि हमें खाना चाहिए, लेकिन जो यहाँ पर फूड था, फूड की सप्लाई उतनी नहीं थी कि हम पॉपुलेशन को पूरा खाना दे सके। इट मींस फूड की सप्लाई कैसी है? फूड की सप्लाई कम है। पॉपुलेशन ज्यादा है, फूड कम है। पॉपुलेशन ज्यादा है, फूड कम है, तो क्या होगा? फूड के प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे। तो यहाँ पे फूड के प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं। सबसे ज्यादा फ्रांस के अंदर जो लोग थे वो वर्कर्स थे। वर्कर्स वर्क करते हैं वर्कशॉप पर। वर्कर वर्क करते हैं वर्कशॉप पर एंड वर्कर्स की जो वेजेस हैं, वेजेस डिसाइड की जाती हैं वर्कशॉप की जो ओनर्स होते हैं उनके द्वारा से। एंड ओनर कभी भी वर्कर्स को ज्यादा सैलरी नहीं देगा, वर्कर की सैलरी वो कम ही देगा। तो यहाँ पे क्या है? वर्कर की सैलरी कैसी है? वर्कर की सैलरी जो है काफी कम है। दूसरी तरफ क्या हो रहा था यहाँ पर कि खाने के प्राइसेस जो थे इंक्रीज हो रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि सपोज वर्कर की सैलरी तो आपकी ये है काफी कम है, लेकिन खाने के प्राइसेस जो हैं काफी तेज गति से ऊपर की साइड में इंक्रीज होते जा रहे हैं।
तो आप देखिए कि इनके बीच में काफ़ी गैप है। अगर वर्कर की सैलरी एंड खाने के प्राइसेस दोनों समान गति से इंक्रीज होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन क्या हो रहा है कि यहाँ पर खाने की चीज़ तो इंक्रीज होती जा रही है लेकिन वर्कर की सैलरी उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रही है, यानी कि उनकी सैलरी जो है काफ़ी कम है। तो क्या होगा, वर्कर्स जो हैं हर पेट भोजन कर नहीं पाएंगे। क्यों? उनके पास में पैसे इतने होंगे नहीं कि वो खाने को खरीद सकें। तो यहाँ पे क्या होता है, वर्कर के सामने जीवित रहने का भी संकट आ चुका है। कैसे? जॉब इतनी है नहीं कि हम भरपेट भोजन कर सकें, तो क्या होगा, उनको सर्वाइव करने में भी दिक्कत आएगी। कभी कभी ये सिचुएशन और भी खराब हो जाती है। कैसे खराब हो जाएगी? सपोज फ्रांस के अंदर ड्रॉट पड़ जाता है या वहां पर किसी अन्य रीजन से आपकी फसल खराब हो गई, तो क्या होगा, वहां पर पहले से ही अनाज की कमी थी, तब उसकी प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज थे, लेकिन अब जब फसल खराब हो जाएगी तो आपका जो प्रोडक्शन था वो और भी कम हो जाएगा। जब प्रोडक्शन और कम हो जाएगा तो उनके प्राइसेस जो थे और इंक्रीज हो जाएंगे, फिर उनके प्राइसेस जो है काफी तेज गति से इंक्रीज हो जाएंगे। तो क्या ये वर्कर्स उस तेज गति से इंक्रीज होने वाले अनाज को परचेज कर पाएंगे? तो वो परचेज नहीं कर पाएंगे। तो फ्रांस के अंदर इस तरह की कंडीशन लगातार आती रहती थी। तो फ्रांस के अंदर क्या होता था, फ्रांस के अंदर जो खाने पीने की प्राइसेस जो इंक्रीज हो रहे थे उसके लिए रिवोल्ट होते रहते थे। लोग कहते थे कि इनके प्राइस को इंक्रीज ना किया जाए। तो फ्रांस के अंदर भोजन के लिए भी लड़ाई होती थी। तो यहाँ पर एक रीजन तो यह है कि यहाँ पर खाने के प्राइसेस इंक्रीज थे तो उसके लिए लड़ाई हो रही है, लेकिन जो हिस्टोरिकल लोग होते हैं उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर सिर्फ एक घटना नहीं हो रही है, यहाँ पर घटनाओं की सीरीज हो रही है, यानी कि जो इवेंट्स हो रहे थे वो सीरीज में हो रहे थे। तो इन इवेंट्स का कंक्लूजन क्या निकलता है कि लास्ट में फ्रांस के अंदर एक रिवॉल्यूशन हो जाता है एंड लुइस 16 को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ती है, उसकी डेथ कर दी जाती है एंड फ्रांस के अंदर डेमोक्रेसी आ जाती है। तो इस चैप्टर के अंदर हमें इन्हीं घटनाओं के बारे में स्टडी करना है कि फ्रांस के अंदर हो क्या रहा था। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं कि फ्रांस में किस तरह से घटना घटी थी। ये थी 14 जुलाई 1789। आप इस डेट को याद रखेंगे क्योंकि इसी डेट को फ्रांस के अंदर रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था। इसी डेट को फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था। तो कैसे स्टार्ट हुआ, देखिए यहाँ पर फ्रांस की जो कैपिटल सिटी है इसका नाम है पेरिस। पेरिस में क्या हुआ, 14 जुलाई 1789 की मॉर्निंग थी, यानी कि सुबह थी। तो वहां पर सुबह से लोगों ने देखा कि यहाँ पर काफी मूवमेंट हो रहा है। मूवमेंट क्यों हो रहा था? क्योंकि जो राजा था ना लुइस 16, उसने आर्मी को सिटी के अंदर आने की परमिशन दे दी थी। तो वहां पे जो आर्मी थी ना उसके अंदर राउंड लगा रही थी। तो वहां पे एक रूमर फैल गई थी। रूमर का मतलब होता है अफवाह। वहां पर जब लोगों ने आर्मी को देखा तो उनके द्वारा से एक अफवाह फैल गई थी कि हो सकता है कि राजा इन आर्मी को ऑर्डर दे देगा कि जिन लोगों को जान से मार दे, यानी कि राजा जो है आर्मी को ओपन फायर करने का ऑर्डर दे सकता है, जिसमें कई सारे लोगों की जान जा सकती है। तो जी एक अफवाह है, सही बात नहीं थी, लेकिन लोगों ने देखा कि आर्मी आ रही है, आर्मी लोगों को मार सकती है, तो हमें भी कुछ करना चाहिए। तो क्या होता है, यहाँ पर कई सारे लोग मिल जाते हैं, लगभग 7000 मैन प्लस वुमेन, यानी सभी लोग मिल जाते हैं। ये सब लोग को कहाँ पर इकट्ठे होते हैं? ये सब लोग इकट्ठे होते हैं टाउन हॉल के सामने। एंड इन लोगों ने क्या डिसाइड किया? इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग भी अपनी आर्मी बनाएंगे। इसे हम कहते हैं सिटीजन मिलिटिया। जी मिलिट्री से बना हुआ है, ठीक है। सिटीजन्स की आर्मी बनाएंगे, क्योंकि इस आर्मी से आपको यहाँ पर सामना करना पड़ेगा, तो आपके पास में भी अपनी आर्मी होनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी आर्मी बनाने के लिए हमारे पास लोग होने चाहिए। तो लोग कितने होते हैं? 7000 लोग थे उनके सामने, और उन्होंने अपनी नागरिक, जिसे बोलते हैं नागरिक लोगों की आर्मी बना ली कि हम लोग इस आर्मी का मुकाबला करेंगे। अब आर्मी से लड़ने के लिए आपको वेपन्स चाहिए, तो इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने गवर्नमेंट जो ऑफिस होती हैं उन पर अटैक किया
क्यों अटैक किया था? ताकि वहां पर शायद तो उन्हें वेपन्स मिल सके। इन सर्च ऑफ वेपन्स, तभी वो लोग इस आर्मी से वहां पर मुकाबला कर सकते थे जब उनके पास में वेपन्स हो तब। उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में कई सारे लोग यानी कि 1000 की संख्या में जो लोग थे वो ईस्ट की तरफ जाते हैं। ईस्ट की तरफ, किसकी तरफ? पेरिस सिटी के ईस्ट की तरफ जाते हैं। तो वहां पे क्या था? वहां पर एक बास्टील का फोर्ट था। फोर्ट मींस किला था। तो वहां पर एक बास्टील का किला था जिसका नाम है। तो क्या हुआ कि वहां पर जाने के बाद में जो उसकी जेल थी उस जेल को इन लोगों ने तोड़ दिया। लोगों ने क्या किया? ईस्ट की तरफ गए। ईस्ट में क्या था? पेरिस के ईस्ट में बास्टील का फोर्ट था। फोर्ट मींस किला था। जैसे आपने सुना होगा आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट कहां पर है? आगरा के अंदर है। इसी तरह से यहाँ पर क्या है कि पेरिस में क्या है? फोर्ट है। क्या नाम है उसका? बास्टील फोर्ट। फिर क्या हुआ? उन लोगों ने वहां पर जाकर जेल को तोड़ दिया लोगों में, एंड जो वहां का कमांडर था उनके बीच में लड़ाई होती है, कमांडर मारा जाता है। उन लोगों ने जेल के अंदर जो लोग बंद थे उन लोगों को उन्होंने छुड़ा दिया। हालांकि उनकी संख्या ज्यादा नहीं थी, वो सिर्फ 7 की संख्या में थे। उन लोगों ने इस किले के ऊपर आक्रमण क्यों किया था? उन्हें लग रहा था कि शायद इसके अंदर जो हथियार हमें मिल सकते हैं, तो उन्होंने हथियारों को प्राप्त करने के लिए इसके ऊपर आक्रमण किया था। बास्टील के फोर्ट के ऊपर आक्रमण करने का एक रीजन और था, क्योंकि लोग इससे नफरत करते थे। पीपल हेटेड बास्टील फोर्ट। क्यों? क्योंकि दिस वाज द सिंबल ऑफ द डेस्पोटिक पावर्स ऑफ किंग। क्योंकि ये किसका सिंबल है? ये राजा की डेस्पोटिक पावर का सिंबल है। डेस्पोटिक का मतलब होता है निरंकुश। जैसे मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ कि जब इंडिया के अंदर फ्रीडम के लिए मूवमेंट किया जा रहा था तो हम लोगों ने क्या किया था कि जो अंग्रेजों के सिंबल थे, फॉर एग्जाम्पल रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, तो हम लोगों ने इनके ऊपर आक्रमण किया था। क्यों किया था आक्रमण? क्योंकि ये ब्रिटिश लोगों की निशानी था, एंड ब्रिटिश लोगों ने हमारे ऊपर क्या कर रखा है? कब्जा कर रखा है, हम लोगों को गुलाम बना रखा है। इसी तरह से लोगों ने लिखा कि ये किसका महल है? ये राजा का महल है। एंड राजा क्या करता है? राजा मनमानी करता है। तो लोगों ने अपना गुस्सा उस महल के ऊपर निकाल दिया एंड उसको तोड़ फोड़ डाला। फिर क्या हुआ कि जो बास्टील की फोर्ट तोड़ा गया था तो उसके खंडर को, जो उसके टुकड़े थे, उन टुकड़ों को मार्केट में बेच दिया गया। एंड उन टुकड़ों को किसने खरीद लिया था? जो लोग यादगार के तौर पर कुछ रखना चाहते थे। जैसे आपने मैच देखा होगा, जब इंडिया जीत जाती है तो प्लेयर्स क्या करते हैं? स्टंप को उखाड़ लेते हैं एंड उसको अपने पास रख लेते हैं। क्यों रख लेते हैं? कि ये हमारी निशानी है कि हमने इस मैच को जीता था। इसी तरह से उन लोगों ने बास्टील की फोर्ट के टुकड़े थे उसको खरीद लिया। क्यों खरीद लिया? निशानी के तौर पर खरीद लिया कि ये बास्टील का फोर्ट था। ठीक है, तो ये एक इवेंट था जिसे मैंने आपको बताया। इस तरह की इवेंट कई सारे वहाँ पर होते हैं, तो ये एक सीरीज बन जाती है एंड इसका लास्ट में कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन निकलता है लुईस 16 को गलती से हटना पड़ा, उसकी डेथ कर दी जाती है एंड फ्रांस के अंदर वहाँ पर क्या होता है कि एक डेमोक्रेसी बन जाती है। तो इन्हीं घटनाओं को जहाँ बोला गया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन। स्टार्ट कब हुआ था? तो डेट थी 14 जुलाई 1789। जी आपका 1 नंबर का MCQ है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास। यहाँ पे लिखा हुआ है इमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास। मिडिल क्लास को हम हिंदी में कहते हैं मध्यम वर्ग, एंड इमरजेंस का मतलब होता है उभरना। तो हमें स्टडी करना है फ्रांस के अंदर किस तरह से यहाँ पर मिडिल क्लास के लोग उभर के सामने आए थे, मीन्स उनका डेवलपमेंट हुआ था। तो सबसे पहले तो हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि पास्ट में क्या हुआ था एंड किस तरह से इनका डेवलपमेंट होता है। तो देखिए पास्ट में क्या था। पास्ट में थर्ड एस्टेट में ज्यादातर लोग कैसे थे? पीसेंट थे एंड वर्कर्स थे, यानी कि ये लोग कैसे गरीब लोग हैं, पढ़े लिखे भी नहीं है। और इन लोगों ने क्या किया था? इन लोगों ने पास्ट में स्ट्राइक्स या
रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया है। पीसेंट ने, वर्कर्स ने रिवोल्ट के अंदर पार्टिसिपेट किया है कि खाने पीने की प्राइसेस को इंक्रीज ना किया जाए। लेकिन क्या हुआ था कि इनके पास में ना तो कोई मीन्स था, मीन्स का मतलब होता है साधन, ना तो इनके पास में कोई साधन है और ना इनके पास में कोई प्रोग्राम है। किन लोगों के पास में नहीं है? पीसेंट के पास में नहीं है, वर्कर्स के पास में नहीं है, ना तो उनके पास में कोई साधन है, ना इनके पास में कोई प्रोग्राम है, जिससे जो लोग सोसाइटी के अंदर चेंज ला सकें, जिससे जो लोग सोसाइटी के अंदर सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज ला सकें। अब यहाँ पे एक बात आती है कि इनके पास में मीन्स क्यों नहीं है, इनके पास में साधन क्यों नहीं है? क्योंकि ये लोग गरीब हैं, इनके पास में कोई साधन नहीं है, एंड इनके पास में कोई प्रोग्राम क्यों नहीं है? क्योंकि ये लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे। तो सोसाइटी के अंदर इनके द्वारा से चेंजेस नहीं आ सकते हैं। सोसाइटी के अंदर चेंजेस को किस तरह से लाया जाएगा, इसकी जिम्मेदारी दी गई थी एक न्यू वर्ग को, या कह सकते हैं एक न्यू क्लास को, जिसे हम कहते हैं मिडिल क्लास। अब ये मिडिल क्लास क्या चीज थी? तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, थर्ड स्टेट लिखा हुआ है। थर्ड स्टेट के अंदर कई सारे यहाँ पे लोग हैं, कैसे हैं? वर्कर्स हैं, पीसेंट हैं। तो क्या हुआ, इन लोगों में से कुछ लोगों ने तरक्की की थी, इन लोगों में से कुछ लोगों ने क्या किया, थोड़ा सा एजुकेशन को प्राप्त किया एंड थोड़ा सा इन्होंने व्यापार करना स्टार्ट कर दिया, जिससे उनके पास में क्या आ गया था, पैसा आ गया था। तो थर्ड स्टेट के वो लोग जिन्होंने थोड़ी सी एजुकेशन प्राप्त कर ली थी एंड थोड़ा सा पैसा जमा कर लिया था व्यापार करने से, इट मीन्स वो थोड़े से पैसे वाले हो गए थे, उन्हीं लोगों को हमने कहा था यहाँ पर मिडिल क्लास। यहाँ पे हमने उनको मिडिल क्लास क्यों बुलाया? क्योंकि वो अभी इतने पढ़े लिखे नहीं है, इतने एक्सपर्ट नहीं है, और ना ही वो इतने ज्यादा अमीर बन चुके हैं, वो मीडियम है, इसलिए हमने उसको बोला मिडिल क्लास। यूरोप में 18वीं सेंचुरी में एक न्यू क्लास इमर्ज होती है, जिसे हम कहते हैं मिडिल क्लास। आपने स्टडी किया था कि 18वीं सेंचुरी से पहले यहाँ पर कोई मिडिल क्लास नहीं थी, उससे पहले तो वर्कर्स थे, पीसेंट थे। लेकिन क्या हुआ, धीमे धीमे करके 18वीं सेंचुरी में एक न्यू क्लास इमर्ज हो जाती है, जिसे हम कहते हैं मिडिल क्लास। इस क्लास के लोगों ने क्या किया था, इस क्लास के लोगों ने थोड़ी सी एजुकेशन एंड थोड़ी सी इन्होंने वेल्थ का होता है पैसा, इन्होंने थोड़ी सी एजुकेशन ले ली थी एंड इन्होंने थोड़ा सा पैसा भी जमा कर लिया था, इट मीन्स ये थोड़े से पैसे वाले भी बन गए थे, इसी कारण से इसको बोला गया था यहाँ पर मिडिल क्लास। तो अब फ्रांस के अंदर भी मिडिल क्लास इमर्ज हो चुकी थी। तो अब इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने मिडिल क्लास के लोगों ने थोड़े से पैसे को जमा किया, वेल्थ को जमा किया। कैसे? वेल्थ को जमा करने के लिए इन्होंने क्या किया था, ओवरसी ट्रेड किया था, यानी कि इन्होंने दूसरे देशों के साथ में व्यापार किया। दूसरी बात, इन्होंने थोड़ी सी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग भी की थी। इन लोगों ने वुलन के क्लॉथ एंड इन लोगों ने सिल्क के क्लॉथ भी बनाए थे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर व्यापार करने वाले लोग थे। व्यापार करने वाले लोग कौन से होते हैं? मर्चेंट। मर्चेंट व्यापार करता है एंड मैन्युफैक्चरिंग कौन करता है? मैन्युफैक्चरिंग करता है मैन्युफैक्चरर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए मिडिल क्लास के अंदर कौन कौन से लोग थे, तो आप कह सकते हैं इसके अंदर मर्चेंट थे, मर्चेंट पैसे वाले बन चुके थे। इसके अंदर मैन्युफैक्चरर भी थे, इन लोगों ने भी मैन्युफैक्चरिंग की थी एंड ये लोग भी पैसे वाले बन चुके थे। तो जी बात की हमने पैसे की। अब हम बात करते हैं जिनके पास में एजुकेशन थी। तो यहाँ पे मर्चेंट के अलावा एंड मैन्युफैक्चरर्स के अलावा यहाँ पे कुछ लोग और भी थे जिनके पास में क्या थी? एजुकेशन थी। जैसे कि यहाँ पर लॉयर्स, आपको पता है कि लॉयर कितना पढ़ा लिखा होता है। इसी तरह से यहाँ पे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल थे, प्रशासनिक अधिकारी जिसे कह सकते हैं आप। वो लोग भी कैसे होते हैं? पढ़े लिखे होते हैं।
इट मीन्स हम कह सकते हैं कि मिडिल क्लास के अंदर कौन से लोग थे, जिनके पास में पैसा था एंड जिनके पास में एजुकेशन थी। जब लोगों के पास में एजुकेशन आ जाती है, पैसा आ जाता है, तो उनके आइडियाज चेंज हो जाते हैं। जब ये लोग थोड़े से पढ़ लिख जाएंगे तो क्या होगा, इनका आइडिया चेंज हो जाएगा एंड फिर ये चीज़ों को अपने हिसाब से देखने की कोशिश करेंगे। तो क्या किया, इन लोगों ने अपने अपने आइडियाज स्प्रेड करना शुरू कर दिया एंड बोला कि अब सोसाइटी के अंदर किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। यहाँ पर इस टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या होगा आपका, डिस्क्राइब द रोल ऑफ मिडिल क्लास इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं कि जब उनके पास थोड़ी सी एजुकेशन आ जाएगी तो क्या होगा, उनके आइडियाज से डेवलप हो जाएंगे। तो उन्होंने कौन कौन से आइडियाज दिए थे, उन्होंने कहा था सोसाइटी के अंदर किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए एंड यहाँ पे सब लोगों को इक्वल होने चाहिए, किसी के पास में स्पेशल राइट्स नहीं होने चाहिए। तो यहाँ लिख सकते हैं देयर शुड बी नो प्रिविलेज बाय बर्थ। इनका मानना था कि किसी के पास में स्पेशल राइट नहीं होने चाहिए जन्म के आधार पर। आपको याद होगा फर्स्ट एस्टेट के लोग एंड सेकंड एस्टेट के लोग प्रिविलेज को एंजॉय करते थे, लेकिन थर्ड क्लास के लोगों के पास में कोई प्रिविलेज नहीं था। तो उन्होंने क्या बोला, किसी के पास में जन्म के आधार पर कोई प्रिविलेज नहीं होना चाहिए, कोई स्पेशल राइट नहीं होना चाहिए। किसी पर्सन की जो रैंक है या पोजीशन है, किसी भी पर्सन की पोजीशन उसके प्रिविलेज से ना हो कि उसका जन्म फर्स्ट एस्टेट के अंदर हो गया तो वो हाई रैंक का हो जाएगा, ऐसा ना हो। किसी भी पर्सन की पोजीशन उसकी मेरिट से हो, यानी कि पर्सन की पोजीशन उसकी मेरिट से होनी चाहिए। अगर उसके अंदर वास्तव में कोई क्वालिटी है तो उसकी पोजीशन हाई होनी चाहिए, अगर उसके अंदर क्वालिटी नहीं है तो उसकी पोजीशन हाई नहीं होनी चाहिए। इट मीन सोसाइटी के अंदर जो पर्सन हाई रैंक का होता है तो वो अपनी योग्यता के अनुसार बने, अपने जन्म के आधार पर ना बने कि इसका जन्म हो गया फर्स्ट एस्टेट के अंदर तो जिन लोगों से टैक्स लेगा, ऐसी उसकी पोजीशन ना बने। यहाँ पर जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो मानते हैं सोसाइटी के अंदर इक्वलिटी होनी चाहिए। तो इनका मानना था सोसाइटी के अंदर इक्वलिटी होनी चाहिए एंड यहाँ पर फ्रीडम होनी चाहिए और सब लोगों के पास में इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। तो ये इनके आइडियाज थे एंड आइडियाज कब डेवलप होते हैं, जब लोगों के पास में एजुकेशन आ जाती है तब आइडियाज डेवलप होते हैं। तो क्वेश्चन ये था मिडिल क्लास के लोग कौन थे, तो आप कह सकते हैं कि जो वो लोग थे जिनके पास में थोड़ी सी एजुकेशन आ चुकी थी एंड थोड़ी सी इनके पास में दौलत आ चुकी थी। इन लोगों ने दौलत को कैसे जमा किया था, तो इन्होंने व्यापार किया था, मैन्युफैक्चरिंग की थी, इस तरह से इन्होंने पैसे को जमा किया था। मर्चेंट एंड ट्रेडर्स के अलावा इनके अंदर कौन से लोग थे, लॉयर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जिन लोग कैसे थे, इनके पास में एजुकेशन थी। जब लोगों के पास में एजुकेशन आती है तो उनके आइडियाज तो डेवलप हो जाते हैं। तो उन्होंने क्या बोला, किसी के पास में कोई स्पेशल राइट नहीं होना चाहिए, सोसाइटी में जो लोगों की पोजीशन होती है वो उसकी क्वालिटी के अनुसार होनी चाहिए, उसके जन्म के अनुसार नहीं होनी चाहिए। एंड इसके साथ साथ यहाँ पर इक्वलिटी होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, इक्वल चांस होना चाहिए। ये थे आइडियाज मिडिल क्लास के लोगों के। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ फिलोसफर्स। फिलोसफर कौन होते हैं एंड इनका क्या रोल था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, रोल ऑफ फिलोसफर्स। फिलोसफर कौन से लोग होते हैं, फिलोसफर होते हैं दार्शनिक। फिलोसफर जो वर्ड है फिलोसफी से बना हुआ है। फिलोसफी एक सब्जेक्ट होता है, उसे हम कहते हैं हिंदी के अंदर दर्शन, एंड उनको जो स्टडी करता है उसे हम कहते हैं फिलोसफर। जैसे साइंस को स्टडी करने वाले साइंटिस्ट, मैथ को स्टडी करने वाले मैथमेटिशियन, इसी तरह से यहाँ पे फिलोसफी एक सब्जेक्ट है, उसको जो स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं यहाँ पर फिलोसफर्स। एंड इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग है दार्शनिक। दार्शनिक किस चीज़ की स्टडी करते हैं,
यानी कि इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ा जाता है, फिलॉसफी में पढ़ा जाता है आत्मा एंड परमात्मा के बारे में। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पर 3 फिलोसफर ऐसे थे जिनके आइडियाज सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहे थे। उनके नाम थे जॉन लॉक एंड रूसो एंड मॉन्टेस्क्यू। ये 3 कौन है? ये 3 आपके फिलोसफर्स हैं एंड इनके आइडियाज सोसाइटी के अंदर स्प्रेड होंगे एंड इनके आइडियाज से भी लोग जागृत हो जाएंगे एंड राजा को वहां से हटा देंगे। फ्रांस के अंदर रिवॉल्यूशन हो जाएगा। किनके आइडियाज से होगा? फिलोसफर्स के आइडियाज से। इससे पहले आपने पढ़ा था कि जो मिडिल क्लास के लोग थे वो लोग सोचते थे सोसाइटी के अंदर प्रिविलेज नहीं होने चाहिए एंड यहाँ पर इक्वलिटी होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए। तो उनके आइडियाज की वजह से भी क्या हुआ था, वहाँ पर रिवॉल्यूशन हुआ था। फिर दूसरी बात, यहाँ पर फिलोसफर्स हैं, इनके आइडियाज से भी क्या होगा, इनके आइडियाज से भी यहाँ पर रिवॉल्यूशन होगा। तो आपको इसको भी यहाँ पर लिखना पड़ेगा। इन तीनों फिलोसफर्स ने क्या किया था, इन तीनों फिलोसफर्स ने एक बुक लिखी थी एंड उनकी बुकों में जो लिखा गया था वो आइडियाज सोसाइटी के अंदर स्प्रेड हो जाते हैं। इससे क्या होता है, इससे लोग जागृत हो जाते हैं एंड बाद में वो लोग रिवॉल्यूशन कर देते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी थी। सबसे पहले जो नाम लिखा हुआ है जॉन लॉक, इन्होंने जो बुक लिखी थी उसका नाम था 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट एंड रूसो ने जो बुक लिखी थी उसका नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड मॉन्टेस्क्यू ने जो बुक लिखी थी उसका नाम था स्पिरिट ऑफ द लॉज, स्पिरिट ऑफ द लॉज। अब इनके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है कि जॉन लॉक ने कौन सी बुक लिखी थी, रूसो ने कौन सी बुक लिखी थी एंड मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी बुक लिखी थी। तो आपको इनके नाम पता होना चाहिए, बुक के कौन कौन सी बुक उन्होंने लिखी थी। अब दूसरी बात क्या है, इन बुक में कौन कौन से आइडियाज थे। 2 ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट, इसमें जॉन लॉक ने क्या कहा था, जॉन लॉक ने अपनी इस बुक में क्या आइडियाज दिए थे। जॉन लॉक ने अपनी इस बुक में राजा की जो डिवाइन एंड एब्सोल्यूट पावर्स होती हैं, उन पावर्स का उसने खंडन किया है, यानी कि उन्होंने उन चीजों को मानने से इनकार कर दिया। डिवाइन का मतलब क्या होता है, देवीय, देवताओं की। मीन्स पहले के जमाने में क्या था, पहले के जमाने में सोचा जाता था कि जिस तरह से स्वर्ग के अंदर देवता लोग होते हैं उसी तरह से पृथ्वी के ऊपर कौन होता है, राजा होता है। वो लोग राजा की कंपेरिजन देवता से करते थे, यानी कि राजा कभी गलत तो हो ही नहीं सकता है। तो राजा इतना महान था, उसके पास में डिवाइन पावर्स हैं एंड एब्सोल्यूट पावर्स मतलब क्या है कि उसके पास में असीमित पावर्स हैं। तो राजा की इन पावर्स को खंडित कर दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पर्सन के पास में असीमित पावर हो एंड कोई पर्सन देवता नहीं हो सकता, वो भी इंसान है, वो भी गलती कर सकता है, वो भी गलत हो सकता है एंड उसके पास में असीमित पावर ना हो, पावर सबके पास में इक्वल होनी चाहिए। जब लोगों ने इसके आइडियाज को पढ़ा होगा तो लोगों ने सोचा होगा वास्तव में सही बात है कि राजा भी इंसान है, वो देवता नहीं हो सकता, उसके पास में देवता जैसी पावर्स नहीं होनी चाहिए एंड ना उसके पास में असीमित पावर होनी चाहिए कि उसकी पावर्स का कोई अंत नहीं है, इस तरह की पावर्स उसके पास में नहीं होनी चाहिए। ऐसे जो फिलोसफर थे उनका नाम था जीन जैकस रूसो, शॉर्ट में रूसो। उन्होंने अपनी बुक में कौन सा आइडिया दिया था, रूसो की बुक का नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इन्होंने इस बुक में कहा था कि जो गवर्नमेंट है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर होनी चाहिए। इट मीन्स जो गवर्नमेंट बनाई जाती है वो गवर्नमेंट पीपल एंड रिप्रेजेंटेटिव के सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर बेस होनी चाहिए। एंड लास्ट में फिलोसफर थे मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने बुक लिखी थी स्पिरिट ऑफ द लॉज। इस बुक में उन्होंने क्या बोला था कि गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि
आपने पढ़ा होगा लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव होता है एंड जुडिशरी होता है। तो उन्होंने क्या बोला था कि गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स हैं उनके बीच में पावर का सेपरेशन होना चाहिए, इक्वल पावर सबको मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट के जितने ऑर्गन्स होते हैं सभी को इक्वल पावर से मिलनी चाहिए। तो इनके आइडियाज सोसाइटी के अंदर स्प्रेड हो रहे थे, लोगों ने बड़ा समझा इन चीज़ों को एंड लोगों ने बाद में क्या किया, मूवमेंट कर दिया। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जॉन लॉक की बुक का नाम क्या था, रूसो की बुक का नाम क्या था एंड मॉन्टेस्क्यू की बुक का नाम क्या था। अब फ्रांस के अंदर क्या हो रहा था, फ्रांस के अंदर जो फिलोसफर्स थे उनके आइडियाज लोगों के बीच में स्प्रेड हो रहे थे। तो आइडियाज किस तरह से स्प्रेड हो रहे थे, इनके आइडियाज सैलून के अंदर या कॉफी हाउस के अंदर डिस्कस किए जाते थे। सैलून में एंड कॉफी हाउस में लोग जमा होंगे, लोगों की भीड़ होती है वहाँ पर, तो इनके आइडियाज को ना स्प्रेड किया जाएगा जिससे लोग समझ सकें। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात तो इनके आइडियाज बुक या न्यूज़पेपर के द्वारा से भी लोगों के बीच में जा रहे थे। जो लोग पढ़े लिखे थे वो किताब पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं एंड जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे तो वो लोग इन जगह पर आइडियाज को समझ सकते थे। तो क्या होता था कि जहाँ पर लोग जमा होते थे, मीन्स जहाँ पर भीड़ होती थी, वहाँ पर इन फिलोसफर्स के आइडियाज को जोर जोश से रीड किया जाता था जिससे वो लोग भी समझ सकें जो अनपढ़ लोग होते हैं। तो इस तरह से उनके आइडियाज पूरी सोसाइटी के अंदर स्प्रेड हो जाते हैं एंड लास्ट में फ्रांस के अंदर रिवॉल्यूशन हो जाता है। इसी के साथ में हमारा टॉपिक यहाँ पर एंड हो जाता है। कल के टॉपिक में हम स्टडी करेंगे कि फ्रांस के अंदर जो रिवॉल्यूशन हुआ था उसके रीजन क्या थे। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।